हेलो एवरीवन, आईए स्पीशीज चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एयर, यानी कि चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट है बुक का नाम, क्लास 7 की एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है एयर यानी कि वायु। आप सभी को पता ही है कि हमारे जीवन के लिए वायु कितनी अहमियत रखती है। तो आइए इस चैप्टर के जरिए हम इसी वायु से जुड़ी कई सारी जानकारियों को देखेंगे। हमारी फर्स्ट लाइन कह रही है कि अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर से जो वायु की घनी चादर, जो हमारी पृथ्वी का चारों ओर का जो एरिया है वो वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है। इसी को ही एटमॉस्फेयर कहा गया है, यानी कि वायुमंडल कहा गया है। अब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए वायु काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यानी कि वायुमंडल काफ़ी, हमारा जो ह्यूमन, जितने भी जीव जंतु हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम सभी वायुमंडल पर निर्भर हैं। और ये वायुमंडल किस तरह से हमारे काम आता है इसको देखिए आप। ये है, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो एयर हमारे अंदर जाती है उसमें ये काम आता है। उसके बाद सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है उससे हमारी ये रक्षा करता है। और यदि सुरक्षा की यह चादर मतलब ना रहे तो जो सन से जो आने वाली, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं या सूर्य से आने वाला जो तापमान है या गर्मी है, इससे हम लोग जल सकते थे। यानी कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इसमें आपको बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया है। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इसमें दिया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें दिया गया है कि एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस क्या क्या हैं, यानी कि वायुमंडल के संघटक कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा जो वायुमंडल है कई सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है, यानी कई सारी गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं देखिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, ये सभी गैसें हैं और बाकी अन्य गैसें भी हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताइए, आप ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा इस वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होती है और कितना % इसका हिस्सा होता है, 78%। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, इसका हिस्सा है 21%। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका ऑर्गन दिया है। ठीक, ये इसका कितना हिस्सा है, 0.93%। उसके बाद आपका है अदर गैसेस आता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक, और इन सारी गैसों के अलावा भी हमारी जो वायु है उसमें कुछ कुछ धूल कण पाए जाते हैं। धूल कण के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वाष्प मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में दिया है कि नाइट्रोजन किस तरह से हमारे वायुमंडल में काम आता है या फिर क्या इसका काम होता है और यह क्या है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि श्वसन करते हैं तो फेफड़े से, यानी कि जब हम वायु को इनहेल करते हैं तो जो हमारा लंग से यह, मतलब हम वायु के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा लंग्स है ये इसको बाहर निकाल देते हैं। और हमारे लिए इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है नाइट्रोजन की, लेकिन पेड़ पौधों के लिए है। पेड़ पौधों के जीवन के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, कैसे रखती है इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो मृदा है, मिट्टी है और कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उसमें जो जीवाणु रहते हैं वायु से नाइट्रोजन लेके इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पेड़ पौधे इसका प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे भी सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते, वो अपनी जड़ों के थ्रू नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद है ऑक्सीजन के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन भी वायु में मिलने मतलब सबसे अधिक दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए सांस लेने में यानी कि श्वसन में इम्पोर्टेंस रखती है। उसके साथ ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को? फोटोसिंथेसिस। ठीक। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी कि हम लेते हैं, मनुष्य लेते हैं ऑक्सीजन को और पेड़ पौधे उसको रिलीज करते हैं। इससे ये बैलेंस बना रहता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक काफ़ी अहम गैस है एटमॉस्फेयर की हमारी। यह किस काम आती है? यह पेड़ पौधों के, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से पेड़ पौधे और हम और मनुष्यों के बीच जो ये बैलेंस क्रियाएं जो होती हैं श्वसन की या फिर प्रकाश संश्लेषण की, इससे गैसों का बैलेंस बना रहता है। और यदि पेड़ पौधों की, हमारी पृथ्वी पे पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाती है, उनका कटाव ज़्यादा होता है, तो ये बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे जलवायु प्रभावित होता है या जलवायु परिवर्तन की दर तेज हो जाती है। यहाँ पे भी बॉक्स में दिया गया है कि व्हेन एयर इज हीटेड इट expands, become lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. ये क्या कह रहा है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, यानी कि जब वायु when air is heated it expands, यानी कि वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक। और जो ठंडी वायु होती है वो सघन और भारी होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है, वो ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक है। इसके बाद है कि कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. यानी कि जो हमारी ठंडी वायु है वो आसपास के क्षेत्रों, जो हमारा आसपास का एरिया है वहाँ पे बैठ जाती है, और गर्म वायु है जो वो ऊपर रहती है। ठीक है। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है, लेकिन जो बीच का एरिया होता है इसको कौन कवर करता है? ये ठंडी वायु ही कवर करती है। ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो एयर सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। अब यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी क्या संरचना है। इसमें दिया गया है कि आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है हमारी पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और यह 5 भागों में विभाजित है। और ये कौन कौन से टाइप्स, ये पांच टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, तीसरा है मीजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल, और चौथा है थर्मोस्फियर यानी कि बाह्य वायुमंडल, और पांचवा और अंतिम क्या है? एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है। अब एक एक करके इनको देखते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण, या पृथ्वी नहीं कहे तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक। और यह कितनी ऊंचाई तक
फैली हुई, मतलब कि इसका जो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक है। और हम मनुष्य हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं या जो जीव जंतु हैं, ये सब हमें इसी मंडल में रहते हैं, इसी मंडल में मौजूद जो वायु है उससे सांस लेते हैं। मौसम की भी लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। कौन कौन सी घटनाएं? रेनफॉल हो गया, आपका फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया। ठीक है। इस तरह की घटनाएं भी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, शोभ मंडल में ही होती है। ठीक है। और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसके बाद आपका क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाला जो भाग है वो समताप मंडल कहलाता है, स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। और यह कितना ऊंचा होता है? 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है। और यह जो परत है ये बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक है। और इसमें हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, हवाई जहाज के लिए यह जो परत है ये काफ़ी आदर्श होता है। यानी कि जो हमारे हवाई जहाज हैं या फिर जितने भी एयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं। ठीक है। और इसमें ओजोन परत भी, हमारी जो ओजोन गैस है वो भी इसी में ही, इसी लेयर के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पे दिया है, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और यह परत क्या काम करती है? सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें हैं या हानिकारक गैसें हैं उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है। इसके बाद है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है? दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये तीसरी लेयर है, वायुमंडल की तीसरी लेयर। और कितनी ऊंची होती है? 28 किलोमीटर तक। ठीक है। और उल्का पिंड वगैरह इस परत में, अगर उल्का पिंड वगैरह इस परत में आते हैं, इस लेयर में आते हैं, तो वो जल जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। और फिर चौथा है हमारा थर्मोस्फेयर। वायुमंडल जो हमारा बाहर, इसको क्या कहा गया है? थर्मोस्फेयर को बाह्य वायुमंडल। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? शायद ये कट गया है लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी ऊंचाई है आपकी 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक। और यह आयन मंडल का एक भाग है। ठीक है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। ठीक। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, इस स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर इज द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। ठीक है। कि जो हमारा वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और यह वायु की सबसे पतली परत होती है। इसमें कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती हैं? हीलियम हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, जो बहुत हल्की गैसें होती हैं। ठीक है। अब आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ। ये आपका डायग्राम है, इसमें दिया गया है कि देखिए सबसे नीचे है आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल। इसके बाद दिया गया है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। इसके बाद है आपका मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। और उसके बाद है आपका थर्मोस्फेयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। और लास्ट है एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। अब इसमें देखिए कुछ बीच में आपकी मतलब डिवाइडिंग जो लाइन्स है वो भी हैं। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ये एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है सही से इसको, हाँ, ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की सीमा, जो सीमा है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर
और मीजोस्फीयर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज। ठीक। और मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मीजोपॉज। ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे। अब इसमें दिया है वायुमंडल की संरचना के बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा है मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है कि वेदर किस तरह से काम करता है, क्लाइमेट किस तरह से काम करता है, या हमको कैसे पता चलता है कि मौसम चेंज हो रहा है या जलवायु चेंज हो रही है। ठीक है। तो इसके कुछ कारक हैं, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, क्लाइमेट कैसे बदलते हैं, इसके कुछ कारक हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स क्या कहता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली वन इन ये जो पार्ट दिया गया है, सन की एनर्जी का एक पार्ट दिया गया है। इस पार्ट का काफी बड़ा रेंज है। इसका जो हमारी पृथ्वी है सिर्फ एक ही भाग, केवल एक ही भाग प्राप्त करता है। और ये एक भाग, इसका एक भाग कितना होगा? लगभग 2 अरब के बराबर। तो 2 अरबवां पार्ट पृथ्वी इस एनर्जी का प्राप्त करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर क्या है, किस तरह से ये काम करता है वायुमंडल में। ठीक है। आपको बता दें कि जो वायुमंडल में मौजूद ताप है या शीतलता है, इसके परिमाण को ही टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर किसे कहते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है। The temperature of the atmosphere changes it not only between day and night but also from season to season। यानी कि जो हमारा तापमान है, वायुमंडल का तापमान है, केवल दिन और रात में ही परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि यह ऋतु दर ऋतु भी परिवर्तित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है कि समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। यानी कि जो हमारा शीत ऋतु है, शीत ऋतु की अपेक्षा जो हमारे ग्रीष्म ऋतु है वह ज़्यादा गर्म होता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, इस ग्रीष्म ऋतु के जो महीने होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं अपेक्षाकृत शीत ऋतु के महीनों के। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया? एक इंसोलेशन दिया गया। इंसोलेशन क्या होता है? यहाँ पे इसको हिंदी में आतपन कहा गया है। ठीक है। तो ये क्या होता है इंसोलेशन? दरअसल जो तापमान, इंसुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जो सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली ऐसी ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे ही इंसुलेशन कहते हैं। कुछ ऊर्जा सूर्य, जरूरी नहीं है कि सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करे। कुछ एनर्जी ऐसी होती है पृथ्वी उसको वापस भेज देती है, उसको आने नहीं देती है। इसको क्या कहा गया है? इंसुलेशन। ठीक है। The amount of insulation decreases from the equator towards the poles। यानी कि जो हमारा इंसुलेशन की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, और इसी भाग पे तापमान भी घटता रहता है। यानी कि इंसुलेशन अगर भूमध्य रेखा से, जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो ये ध्रुवों की ओर, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और ये बीच में आपका क्या बोलते हैं, वो है भूमध्य रेखा है। तो इससे जो इंसुलेशन है ऊपर जाने पर भी घटेगा, उत्तरी नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर भी घटेगा, साउथ पोल की तरफ भी जाने पर घटेगा। और इसी तरह से तापमान भी यानी कि टेम्परेचर भी घटेगा, और इधर भी नीचे की तरफ जाने पर भी टेम्परेचर में गिरावट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये वही बात कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, कि उसी उसी तरह टेम्परेचर में भी गिरावट आएगी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। यानी कि आप इसमें कह रहा है कि क्या आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पोल है यानी कि ध्रुव है, बर्फ से क्यों ढके रहते? क्योंकि वहाँ तापमान बिल्कुल कम होता है, नगण्य होता है। तापमान की कमी के कारण जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ठंडा रहता है, जिस कारण वहाँ पे लगभग वर्ष भर बर्फ पड़ी रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन द विलेजेस। यानी कि गांव की अपेक्षा
जो शहरों का तापमान है वो अधिक होता है। जो कंक्रीट के मकान हैं, बिल्ड या फिर क्या बोलते हैं एजाफेल्ड से बनी सड़कें हैं, ये सब गर्म हो जाते हैं दिन में और रात के दौरान ठंडे हो जाते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नगर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं या भीड़ भाड़ वाले जो ऊंची भवनें होती हैं गर्म वायु को रोक लेती हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती है, ये क्या करती हैं, जो एयर आती है उसको एक रोक लेती है, बाहर नहीं निकलने देती है, जिस वजह से वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो गर्म हवा बाहर के वातावरण में नहीं जा पाती है और वहीं पे इकट्ठा हो जाती है, तो इस वजह से उस जगह का तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक बॉक्स में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है, उसे देख लेते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। और इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक है, और ये पैमाना क्या कहता है, इस पैमाने के अनुसार जो अगर 0 डिग्री पर वाटर रहता है तो फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पर उबलता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका 100 डिग्री हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे दिया गया है एयर प्रेशर के बारे में, यानी कि वायु दाब के बारे में, सॉरी। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर above us presses us with a great force on our body, यानी कि यहाँ पे यह कहा गया है कि वायु हमारे शरीर पर उस दाब के साथ बल लगाती है। ठीक है, किंतु हम इस बल को अनुभव नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो वायु का दाब हमारे ऊपर लगता है वो सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, यानी कि वायु ऊपर से बल लगाती है और हमारा शरीर ऊपर की तरफ बल लगाता है, तो इसलिए हमको इस बल के प्रभाव का पता नहीं लगता है। अब एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि वायु दाब क्या है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब को ही वायु दाब कहा गया है। और वो जो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरता है और समुद्र की सतह पर आप जितना अंदर जाएंगे वायु दाब उतना ही अधिक होता है, यानी कि ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह, इसको ऊपर जाएंगे तो वायु दाब आपका कम होगा और नीचे जाएंगे जितना तो वायु दाब आपका उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये तो आपका ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। अगर क्षैतिज वितरण यानी कि इस तरह से वायु दाब की बात करें कि क्षैतिज वितरण वायु दाब का क्या है, तो ये डिपेंड करेगा जगह जगह के तापमान पर। तापमान, उस जगह का तापमान कैसा है उस हिसाब से आपका वायु दाब बदलेगा। ठीक है, और ये कैसे बदलेगा कि जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ पे वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है, यानी कि सिंपल सा है कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जहाँ पे तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, वहाँ पे आपका वायु दाब एयर प्रेशर कम होगा। ठीक, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे एयर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अपोजिट है एकदम। ठीक है, ये पूरे पैरे में यही बात कही गई है, मतलब कंक्लूजन यही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा पवन यानी कि विंड। बॉक्स में दिया गया है कि अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, यानी कि जो हमारी हवा है पवन, उसका नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कि हम लोग पछुआ पवने कहते हैं, पूर्वा पवने कहते हैं। पछुआ नाम क्यों पड़ा है या पश्चिमी पवने क्यों नाम का पड़ा है, ये पश्चिम दिशा से आती है। पूर्वा पवने क्यों पड़ा है, वो पूर्व दिशा से आती है। ठीक है, तो जो पवने जिस दिशा से आती हैं उसी दिशा के नाम पर इनका नाम पड़ गया है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं पवने क्या है तो या डेफिनेशन क्या है इसकी। तो फर्स्ट लाइन में ही इसकी डेफिनेशन दी गई कि द मोमेंट ऑफ
द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। ठीक है। और ये पवनें बहुत कभी धीमी गति से बहती है, कभी तेज गति से बहती है। जब तेज गति से बहती है तो ये तूफान का रूप ले लेती है और कई सारे पेड़ पौधों को उखाड़ देती है, घरों की छतों को उखाड़ देती है। ठीक है। और कई दफ़ा ये पवनें इतनी तेज होती है कि हम इन पवनों की दिशा में चल नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है। इसको बाद में देखेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं कि कितने तरह की पवनें होती हैं, यानी कि इनके क्या टाइप्स हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है। ये टाइप्स कौन कौन से हैं? परमानेंट विंड है, यानी कि स्थायी पवनें हैं। सीजनल विंड है, यानी कि मौसमी पवनें हैं। और तीसरा है लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय पवनें। स्थायी विंड्स क्या होते हैं, यानी कि परमानेंट विंड्स क्या है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी विंड्स कहलाती हैं। ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है। और मौसमी पवनें क्या है कि ये वे पवनें होती हैं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ठीक है। जो भारत में मानसूनी पवनें हैं, एक ऋतु के अकॉर्डिंग ही आती हैं, ऋतु के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है। जो मौसमी पवनें हैं या मानसूनी पवनें हैं सॉरी, तो ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तीसरा है लोकल विंड्स। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर है, या स्थल या समुद्री समीर, यानी कि लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू, यानी कि जो लू है, जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में इसका इफेक्ट देखा जाता है, ये लोकल विंड का एक एग्जाम्पल है। ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, यानी कि वायुदाब पेटियों के बारे में बताया गया है इसमें। अब इसको देखिए आप लोग, ये जो हमारा बीच में है 0 डिग्री, ये है हमारा भूमध्य रेखीय वायुदाब, निम्न वायुदाब। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है। और इसको डोलड्रम भी कहा गया है। अब देखिए, इसके ऊपर है आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं। और ये पवनें किस दिशा में बहती हैं? ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की तरफ किस दिशा की ओर बहती हैं? ये आप सिंपल नोट कर लीजिए। ये जैसे 0 डिग्री है और इसके ऊपर है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न विंड, और यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्टर्न। ठीक। और यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है। तो जो ये हमारी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, यानी कि ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही हैं? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। वैसे ही जो हमारी प्रिवेलिंग वेस्टर्निल्स है, यानी कि सनातन पछुआ पवनें इसका नाम दिया गया है। सॉरी, इसके नीचे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है। ये पहले ये 3 आप लेयर देख लीजिए कि बेल्ट कौन कौन सी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपका इक्वेटोरियल लो, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उसके बाद आता है आपका सब पोलर लो प्रेशर। और यहाँ पे आता है आपका ध्रुव पे उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर वाला बेल्ट। और फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर के नीचे क्या आता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड। और फिर उसके नीचे आता है सब पोलर लो प्रेशर, और सबसे नीचे आता है सेम वही हाई प्रेशर। अब इनके बीच में पवनें बहती हैं, और किस दिशा में बहती हैं, किस तरह से बहती हैं, और इनके क्या क्या नाम है वो देखिए। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में उत्तर की तरफ
कौन सी पवन बहती है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। अब सेकंड देखिए आप, ये वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जो पवनें बह रही हैं उसको क्या कहा गया है? प्रिवेलिंग वेस्टर्नलीज, यानी कि सनातन पछुआ पवनें। और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रही हैं? नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या इसको ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये दिशा इस तरह से है ना, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसके बाद सब पोलर लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जो पवनें बहती हैं उसको कहा गया है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, यानी कि पोलर ईस्टर्नलीज, यानी कि ये पवनें भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर। ये इस तरह से है ना ये डायरेक्शन, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सेम नीचे भी, नीचे फिर ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नीचे डायरेक्शन कैसे उल्टा होगा? इक्वेटोरियल, यानी कि दक्षिण की तरफ ये इन पवनों की दिशा बदल जाएंगी। इक्वेटोरियल प्रेशर डोलड्रम, यानी कि इसके बीच और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच कौन सी पवन बहेगी? साउथ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, यानी कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेगी? ये होगी फिर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। सेम नीचे आइए आप, तो सब ट्रॉपिकल, ये वाली, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर के बीच जो पवन बह रही है उसको कहा गया प्रिवेलिंग वेस्टर्नलीज, यानी कि सनातन पछुआ पवनें। और इसकी दिशा क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब लास्ट आइए कि सब पोलर लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच जो पवनें बहेंगी उसको क्या कहा गया है? पोलर ईस्टर्लीज। और ये किस तरह से बहेगी? ये बहेगी आपकी साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है, इसमें साइक्लोन के बारे में बताया गया कि भारत में साइक्लोन कब आया है, कब कब आया है। जो मेजर साइक्लोन्स है ये दिया गया है कि उड़ीसा में एक बार आया था, बे ऑफ जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास, अक्टूबर 1919 में, और काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हुआ था। उसके बाद भी दिया गया है कि थाईलैंड में भी देखा गया है इसका साइक्लोन का इफेक्ट, यानी कि द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में भी आया था, क्योंकि ये थाईलैंड पोर्ट ब्लेयर का जो एरिया है आसपास ही है, तो ये पूरे एरिया में इसको इफेक्ट किया था। और ये भी 1999 में आया था। तो इस चैप्टर में हालांकि चक्रवात के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर में या फिर किसी और बुक में, एनसीईआरटी में हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें बस एग्जाम्पल दिया है, तो ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं देखेंगे, किसी और चैप्टर में देख लिया जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। मॉइस्चर, यानी कि आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली जो लाइन है उसमें क्या दिया गया है कि वाटर बॉडीज कैसे बनती है, या नहीं सॉरी, वाटर जो वेपर होता है वो कैसे बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, इसमें क्या डेफिनेशन दिया गया है कि व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर, यानी कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। अब वायु में किसी भी समय अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है तो उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। यानी कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, यानी कि जब दिन के समय, जो हमारा दिन या कभी दिन का समय होता है, तो जो दिन के समय जो वायु होती है उसमें अगर जलवाष्प की मात्रा अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस दिन को क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे है। बोलते हैं कि आज दिन में आर्द्रता अधिक थी या आर्द्र दिन था, इस तरह से। यानी कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है।
वायु जितनी गर्म होगी उसके अंदर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी और वो उतनी ही अधिक आर्द्र होती जाएगी। ठीक है, जितनी गर्म वायु उतनी ज़्यादा आर्द्रता, सिंपल लैंग्वेज में। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, ये एक एग्जाम्पल दिया है, या फिर एक तरह से ये कॉज फैक्टर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कारण कथन कारण वाले जो फैक्टर होते हैं उसमें काम आ सकता है। तो जो ह्यूमिड डे होता है उसमें हमको कपड़े सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हवा में ही ह्यूमिडिटी होती है, हवा में ही जलवाष्प होता है, तो कपड़े भी उस जलवाष्प को ग्रहण कर लेते हैं, सूखने में इसको टाइम लगता है। और ह्यूमिड डे के टाइम पे आप देखते होंगे बॉडी से पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और ये ह्यूमिड डे कब होता है? बरसात के सीज़न में, बरसात के आसपास। बरसात के आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू होता है। यहाँ पे दिया है कि जब when the water vaporizes it starts cooling। ठीक है, the water vapor condense causing formation of droplets of water। ठीक है, कि जब जो हमारा जो जलवाष्प है संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। ठीक है, जो clouds are just masses of such water droplets। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation। यानी कि जब ये बूंदें अत्यधिक भारी हो जाती है और वायु में तैर नहीं सकती है, वायु में रह नहीं सकती है, तो वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। यानी कि ये रेनफॉल का एक प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो ठंडी वायु होती है ऊपर जाती है। ठीक है, मतलब कि ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर ठंडी वायु होती है, जो वार्म एयर है वो यहाँ रहती है, और ठंडी वायु और गर्म वायु मिलकर जो वार्म एयर है इसमें जलवाष्प की क्षमता ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वार्म एयर में आपको ज़्यादा मिलेंगे, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होके बादल का रूप धारण कर लेते हैं, और ये ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये बारिश की बूंदें इसी तरह से बनने लगती हैं। और ये दिया गया है कि जो, हाँ इस लाइन में देखिएगा आप लोग कि मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर। यानी कि ज़्यादातर जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। यानी कि जो पौधे हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों की कटान को कम करें, पेड़ पौधे कम काटे जाएं। पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी में पेड़ पौधों की तादाद जितनी कम होगी उतनी ही मौसमी संबंधी घटनाओं में बदलाव आता रहेगा, जलवायु परिवर्तन में बदलाव आता रहेगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट लाइन में रेनफॉल के टाइप्स दिएंगे, कितने तरह के रेनफॉल्स होती हैं। ठीक है, ये दिया गया है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट्स अकर। यानी कि रेनफॉल से जो हमारी पृथ्वी है उसको फ्रेश वाटर मिलता है, और यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। कई क्षेत्रों में देखते होंगे आप कि जहाँ पे वर्षा कम होता है, यानी कि जो राजस्थान वाले एरिया हैं जहाँ पे रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो वहाँ पे वर्षा कम होता है, तो वहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है।
इसके विपरीत अगर वर्षा सब ज़्यादा होती है जहाँ पर, तो वहाँ पे बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और इस तरह के एग्जाम्पल आपको नॉर्थ ईस्ट के रीजन में या फिर ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक असम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार में इसकी मतलब बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर था। चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस हैं कि टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। तो पहला ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ओजोन। यानी कि पहला कार्बन, तो इसमें से आपको मैंने चैप्टर के डिस्कशन में बताया था कि जो ओजोन है सूर्य से जो हार्मफुल रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओजोन। काफी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर। इसका क्या आंसर होगा? वायुमंडल की सबसे अहम परत कौन सी है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यानी कि वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन बादल विहीन है, जहाँ पे बादल नहीं रहता है, बादल नहीं होता है। सॉरी। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। यानी कि हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब आप लोग बताइए कि किस मंडल में क्लाउड्स नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। चौथा है, as we go up the layers of the atmosphere the pressure, जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब, मैं आपको बताया था कि अगर हम यहाँ बीच में खड़े हैं, पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, तो ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा? कम होता जाएगा। और समुद्र से जितना नीचे जाएंगे वायु दाब उतना ही बढ़ता रहेगा। और इसी के विपरीत तापमान होता है। तापमान, अगर वायुदाब कम है तो तापमान बढ़ेगा, और वायुदाब अधिक है तो तापमान कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? When we go up the layers of the atmosphere, the pressure decreases, यानी कि घटता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि when precipitation comes down the earth in the liquid form is called rain। ठीक, सिंपल है काफी। मैच द फॉलोइंग, पहले में दिया है ट्रेड विंड, सेकंड है लू, मॉनसून विंड। दूसरी तरफ दिया है इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। डी है लेयर ऑफ ओजोन गैस, परमानेंट विंड, लोकल विंड। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं। चलिए, पहला क्या है? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होता है? स्थायी पवनों को ही व्यापारिक पवने कहते हैं। जब हमने टाइप्स ऑफ विंड पढ़ा था तो उसमें सबसे पहला टाइप क्या था? स्थानीय पवने, सॉरी स्थायी पवने, जिसे ट्रेड विंड कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ए का ई लिखते जाते हैं यहाँ पे। लू, लू मैंने आपको बताया था, किसका एग्जाम्पल बताया था? स्थायी पवनों का, लोकल विंड का। इसका हो जाएगा आपका एफ। तीसरा है मॉनसून। मॉनसून क्या है? मॉनसून, मॉनसून किस वजह से, किसका एग्जाम्पल है? सीजनल विंड्स का ना। तो मॉनसून का क्या हो जाएगा? सीजनल विंड्स। इसका हो जाएगा बी। और चौथा है विंड। विंड का क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है विंड से? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, पवनों की क्षैतिज गति। इसका क्या हो जाएगा? चौथे का सी। तो ये आपका सही हो जाएगा ई एफ बी सी। फर्स्ट का ई, सेकंड का एफ, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। तो ये आज का चैप्टर था। आशा करती हूँ आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिलती रहे, वो भी इस चैप्टर को इजीली समझते रहें, एनसीईआरटी से जुड़ सके।
एनसीईआरटी आप सभी को पता है कि यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।